बीजेपी और आरएसएस की तरह कायरों की विचारधारा नहीं है हमारी, ये है हमारी विचारधारा। इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। आपके लिए न्याय के लिए, आपकी समानता के लिए, आपके लोकतंत्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। हमारी परंपरा शहीदों की परंपरा है, जेल से माफी की चिट्ठी लिखने की परंपरा नहीं है। और वही परंपरा इस देश के एक एक देशवासी की परंपरा है। आप सभी उस परंपरा से उभरे हो। इस स्वतंत्रता संग्राम ने हमें स्वतंत्रता दी। आप स्वतंत्र भारत के देशवासी हो। ये आपकी परंपरा है, सच्चाई की परंपरा है। पीछे मत हटो, निडर हो जाओ, लड़ो अपने अधिकारों के लिए और इस सरकार के खिलाफ जो तुम्हारे अधिकारों को कमजोर करती है और तुम्हें कमजोर करने की कोशिश। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, दोस्तों ये दो नेता कांग्रेस की यदि रीढ़ की हड्डी कहे जाएं तो भी कम है दोस्तों। और दोस्तों, बात कांग्रेस की ही नहीं है कि भारतीय राजनीति में इन दो नेताओं का जिस तरह से आज स्थान है दोस्तों, वो शायद ही किसी से छुपा हो। दोस्तों राहुल गांधी तो काफी समय से राजनीति में सक्रिय हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी 2023 की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के बाद तो बिल्कुल बदल गए हैं दोस्तों। जिस तरह से उनकी यात्राओं ने देश में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों का नैरेटिव ही बदल दिया था दोस्तों, कि भारतीय जनता पार्टी जो एक समय अब की बार 400 पार वाला नारा लगा रही थी दोस्तों, अपने इस नारे से काफी पिछड़ गई दोस्तों। यहां तक कि बहुमत से भी पीछे रह गई दोस्तों, अपने दम पर बहुमत भी नहीं ला पाई। 32 सीटें पीछे रह गई दोस्तों। अब दोस्तों वही कांग्रेस जो पिछले कुछ समय से हाशिए पर चल रही थी, कांग्रेस का राइज इन दोनों नेताओं की वजह से हो गया दोस्तों। राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष को एकजुट किया और समूचे विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दोस्तों विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष देश को प्राप्त हुआ दोस्तों। आज विपक्ष कम से कम 200 से ऊपर की सीटें लेकर बैठा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों समूचे विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर रखा है दोस्तों, और इसका मेन कारण है राहुल गांधी। दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि राहुल गांधी लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहते हैं दोस्तों। फिर वो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, फिर वो चाहे पेट्रोलियम का मुद्दा हो, फिर वो चाहे अग्निवीर का, किसानों का, पढ़े लिखे बेरोजगारों का, हर तरीके के मुद्दे राहुल गांधी जो पब्लिक के साथ कनेक्ट करते हैं वो उठाते हैं दोस्तों। कभी राहुल गांधी छात्रों से मिलने पहुंच जाते हैं दोस्तों। मतलब यूं कह लें कि यह राहुल गांधी की शख्सियत ही है दोस्तों, कि पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करना। दोस्तों आपको पेपर लीक तो याद ही होगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद नीट का मुद्दा कितनी जोर शोर से उठा था दोस्तों। यहां तक कि इस मामले में काफी सारी गिरफ्तारियां भी हुई दोस्तों, और इसके तार ज्यादातर बिहार से जुड़े नजर आए दोस्तों। राहुल गांधी इस मुद्दे को भी संसद में लगातार उठाते रहे और सरकार को घेरते रहे दोस्तों। लेकिन दोस्तों सरकार अपनी तरफ से अलग ही सफाई देती रही कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे सरकार ने भी इस चीज को मानना शुरू किया कि हाँ कुछ हुआ है, और फिर गिरफ्तारियों की बात भी मानी दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले ही बीपीएससी के स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं, राहुल गांधी
ने उनके साथ एक चर्चा की दोस्तों। स्टूडेंट के साथ बैठे और उनके साथ बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी। दोस्तों, आखिरकार देश में एक नेता का जो रोल होता है, जो एक मंत्री का रोल होता है, वो राहुल गांधी उसको पूरी तरह से निभा रहे हैं दोस्तों। भले ही राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी लोगों के बीच में जाते हैं और उनकी बात सुनते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन देते हैं दोस्तों, ये अपने आप में देखने वाली बात है। हालांकि दोस्तों, राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उनकी भी अपनी एक लिमिटेशंस हैं। पावर, सत्ता, ये सब केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, फिर भी राहुल गांधी पब्लिक से जुड़े मुद्दे उठाना नहीं भूलते। दोस्तों, बीपीएससी के एस्पिरेंट्स के साथ राहुल गांधी की एक छोटी सी मीटिंग हुई दोस्तों, और उस मीटिंग में राहुल गांधी किस तरह से जनता के मुद्दे उठा रहे हैं दोस्तों, किस तरह से उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, जरा देखिए आप भी। क्या हुआ? 13 को परीक्षा होने वाली है, तो बच्चे 2 तारीख को कॉल लिए कि हम लोग कम से कम आयोग को बोलना चाहिए कि क्या है। उस समय कुछ नहीं हुआ। 6 को बच्चे आए, पूरा पिट गए, उसके बाद भी आयोग कुछ नहीं। शाम को बताती है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। पहली बार ऐसा हुआ है ऑफिशियली प्राइवेट शिक्षकों को बुला करके, इन्वॉल्व करके और डिसीजन ली है आयोग ने, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टेक होल्डर हम विद्यार्थी हैं, अगर आपको बुलाना था तो प्रोफेसर बुलाते। 15 को शेड्यूल था, 15 नवंबर को, कि छात्रों से संवाद होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि 4 दिन इनका पोर्टल इनका डिस्टर्ब रहा, जिसके कारण से लगभग 80,000 बच्चे वंचित रह गए फॉर्म भरने से। उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन इतनी जटिल प्रक्रिया थी इस बार भरने का। लाइव फोटो करना, भले ही हमारा डिजिटल इंडिया है, लेकिन हम लोग डिजिटली परिपक्व तो नहीं है ना महोदय। इतनी कठिन होने के बाद 13 तारीख आया। बापू परीक्षा परिसर, जो एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बनाया गया है, 12,000 विद्यार्थी बैठे हुए थे। उसमें से हॉल नंबर 5 या 4 है जिसमें से प्रश्न पत्र ही नहीं मिला। मतलब ड्यूरिंग इंटायर एग्जामिनेशन प्रश्न पत्र मिला ही नहीं, बच्चे खाली हाथ चले गए। उसके बाद विरोध हुआ तो बच्चे बाहर आ गए। उसके बाद आयोग एलिगेशन लाया कि हम लोग नॉनसेंस हैं, कि आप लोग का गलती है। नॉर्मलाइजेशन हम लोग जो विरोध किए थे पहले 6 दिसंबर को, वो एक नोटिफिकेशन जारी करते कि नॉर्मलाइजेशन हम नहीं लेंगे। जब 4 तारीख को एग्जाम लिए तो फिर एक शब्द ला दिए स्केलिंग, कि हम स्केलिंग लेंगे। स्केलिंग यूपीएससी के मेंस या ऑप्शनल जीएस सब्जेक्ट में लाया जाता है, और ये पीटी में ही ला रहे। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्केलिंग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होगी। 13 को जो पेपर चल रहा था, 1 बजे पेपर बाहर आ गया। हालांकि 12:53 और 12:38 में ही पेपर घूम रहे थे, और ये ट्विटर पे आ गई। तो ये ट्विटर वाला प्रश्न पत्र जी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, ये मतलब बीच में आ रहा है। जी 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 ट्विटर पे आ गया। उसके बाद फिर व्हाट्सएप पे भी आ गया। महोदय, मैं वहाँ बोल रहा था ना कि कुछ को प्रश्न पत्र नहीं मिले, कुछ हाँ। और ये ऑफिशियल आयोग का स्टेटमेंट है कि बच्चे उपद्रवी थे, कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब क्या फॉर्म भरा रहा था तो उन्हें पता था कि बापू परीक्षा केंद्र में हमारा सेंटर होगा, तो हम लोग उपद्रवी कैसे हो गए? परम ज्ञान निकेतन गया है, जहाँ पे माइक से अनाउंस हो रहा है आंसर। तो मतलब ये पूरा मजाक बना दिया है, इसको जोक बना दिया है। हम लोग तो री एग्जाम जा रहे थे और आयोग बोले कि नहीं, क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हुआ, क्वेश्चन पेपर बाहर आए ही नहीं। 2 दिन बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास क्वेश्चन पेपर का बंडल मिला। अब सरकार क्या कर रही है? अब सरकार कुछ भी नहीं कर रही। बापू परीक्षा परिसर में एग्जामिनेशन हो रहा था, उससे पहले ही वहाँ पे सेंट्रल सुपरिटेंडेंट का मृत्यु हो जाती है, और वो संदेहात्मक है हमारे लिए। जबकि हम लोग पिछले 18 तारीख से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। आपकी क्या सोच है कि ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ है? 4 करोड़ का ये घोटाला है, स्कैम है। 4 करोड़ का स्कैम है, और हम सिर्फ इतना कहते हैं कि री एग्जाम हमको करवा दीजिए। और सीएम आपसे बात क्यों नहीं कर रहे? ये बिहार के अंदर में एक रैकेट चलता है, जो कि पूरा का पूरा एसएससी का पेपर हो, एनटीपीसी का पेपर हो, दरोगा का पेपर हो, बिहार पुलिस का पेपर हो। 67वें बीपीएससी में भी जो है वो इसी तरीके से हुआ था, तो पूरा एग्जाम कैंसिल हो गया था। ये जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो गुजरात के रहने वाले, ठीक है, और वो उस पे जो है कई सारे आरोप भी हैं, और सिस्टम से ये चला रहे हैं। गुजरात के अंदर में रैकेट चलता है, और सीएम साहब का जो डिस्ट्रिक्ट है, हम कोई क्षेत्र का बात नहीं कर, वहाँ से लगातार लोग पकड़ाए हैं, रैकेट में लगातार पकड़ाए हैं। आप कुछ बोलना चाहती हो? हम लोग 6 तारीख और 25 तारीख और 29 तारीख को हम लोग को बर्बरतापुर तक लाठीचार्ज किया गया। हम लोग गांधीवादी तरीके से गए थे बीपीएससी ऑफिस के सामने, और मेल पुलिस के द्वारा हम लोग को बेरहमी से पीटा गया और पीछे मारा गया। इतना बेरहमी से मारा गया कि हम लोग उसका बयान नहीं कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पर इतना ट्वीट होता है, हम सब का पिक क्लिक
जो होता है देखते तो शर्म आती है। पीएमसीएच में हम लोग एडमिट थे तो हम लोग को हाउस अरेस्ट किया गया। इतना पीड़ा से हम लोग दर्द में महसूस कर रहे थे, उस वजह पुलिस हम लोग को टॉर्चर कर रही थी। क्या चाहती है सरकार हम लोग से? सर बीपीएससी चेयरमैन का कहना है कि एक सेंटर पर गड़बड़ी, जबकि सर मेरे पास 28 सेंटरों का लिस्ट है, इसमें 22 और दे दीजिए। 28 सेंटरों का लिस्ट है जहां पे गड़बड़ियां हुई है विथ एडमिट कार्ड। ये कहाँ का है? ये गुजरात वही है, गुजरात वाला। ये सर, ये जब पहले बहुत सारे केस हैं सर, इन पे बहुत सारा 400 करोड़ का एलिगेशन है सर SC/ST मामले में। सर ये पूरा का पूरा मामला जो है संवैधानिक क्राइसिस हाँ, का है, संवैधानिक बिल्कुल। संविधान यात्रा पे आप लगातार सिस्टम कोलैप्स। अच्छा एक बात बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? एक बार गर्दनी बाग चले सर। हमारी 4 मांगे हैं। पार्लियामेंट हाउस में ऐसा कानून बने जिससे लोग डरे, प्रशासन डरे और विधायक डरे। मेन आपका है कि मैं पार्लियामेंट में आपकी बात उठाऊं ना। नमस्कार। धन्यवाद सर, आपके तो सर एक स्टूडेंट के लिए टीचर नहीं आएगा तो कौन आएगा? भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है सर, और हम लोग सर गांधीवाद में विश्वास करते हैं सर, इसीलिए हम लोगों ने सर सत्याग्रह शुरू किया। वरना सर छात्रों का सत्याग्रह नहीं होता सर, आंदोलन और क्रांति होती है सर। और हम लोगों ने अपने मुद्दे भी रखे सर, प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट। हमने कहा सर व्यवधान नहीं समाधान और विवाद नहीं संवाद। उसके बाद भी सर पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्वक हम लोग पर सर लाठीचार्ज किया है, माँ बहन की गालियां दी हैं, लड़कियों को जो है पुलिस वालों ने सर पेट पे मारा है कि पूरे विश्व में ऐसा कभी नहीं हो सर, अंग्रेजों के काल में भी ऐसा नहीं होगा जो आज। तो दोस्तों आपने राहुल गांधी को सुना और राहुल गांधी ने किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया, उनकी बातों को सुना और उनके मुद्दे के बारे में चर्चा की। दोस्तों यही राहुल गांधी की शख्सियत है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी की। दोस्तों प्रियंका गांधी कर्नाटक के बेल्लारी में संविधान के ऊपर संबोधन कर रही थी दोस्तों, और संविधान के ऊपर बोलते बोलते प्रियंका गांधी ने सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा दोस्तों। बीजेपी आरएसएस के ऊपर जमकर निशाना साधा। दोस्तों प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि प्रियंका गांधी कितनी मुखर नेता है और जनहित के मुद्दों पर लगातार सरकार को घेरती रहती हैं दोस्तों अभी शीतकालीन सत्र में अभी क्या हुआ, किस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने लगातार प्रदर्शन किया, सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। ये कहिए कि शीतकालीन सत्र हंगामों की भेंट चढ़ गया दोस्तों। हंगामा इसको आप नहीं कह सकते क्योंकि विपक्ष सरकार को केवल मुद्दों पर ही घेर रहा था। अब दोस्तों संसद किसने नहीं चलने दी ये तो सभी जानते ही हैं। दोस्तों प्रियंका गांधी वैसे भी एक बड़ी ही कद्दावर नेता है और मुखर नेता है, अपनी बात को कहने से बिल्कुल भी नहीं चूकती और उनका हमला, जुबानी हमला इतना जोरदार होता है कि विपक्षी नेता सुनकर भौचक्के रह जाते हैं दोस्तों अपनी वक्तव्यों से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर न जाने कितनी बार वो तीखा हमला बोल चुकी हैं दोस्तों, और खुद उन पर भी कई भाजपा नेताओं ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की, यानी कि अभद्र जुबानी हमला जिसको आप बोलते हैं दोस्तों। रमेश विदुड़ी को तो आप जानते ही होंगे कि किस तरह से उन्होंने प्रियंका गांधी के बारे में शब्दावली का प्रयोग किया था कि उनके गालों जैसी सड़कें बना देंगे। लेकिन दोस्तों प्रियंका गांधी इस तरह से नहीं बोलती। प्रियंका गांधी एक शालीनता से आलोचना करने वाली नेता है दोस्तों। आलोचना करती हैं लेकिन शालीनता में रहकर, तमीज के दायरे में रहकर। दोस्तों यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम से अब कांपने लगी है दोस्तों प्रियंका गांधी वाड्रा अब वायनाड से सांसद भी हैं और वायनाड से जुड़े मुद्दे संसद में उठा भी रही हैं दोस्तों जिस तरह से ये भाई बहन कांग्रेस के लिए अब पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं दोस्तों, आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब धीरे धीरे
रिवाइव होना शुरू कर देगी दोस्तों प्रियंका गांधी का योगदान 2024 के लोकसभा चुनावों में बिल्कुल भी नहीं भूला जा सकता। दोस्तों अमेठी और रायबरेली की सीट्स पर जिस तरह से प्रियंका गांधी ने मेहनत की और दोनों सीटें जितवा कर कांग्रेस की झोली में डाल दी दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी दोस्तों प्रियंका गांधी ने अथक मेहनत की, सैकड़ों सभाएं की, लोगों से मिली दोस्तों, बिना आराम किए प्रियंका गांधी जुटी रही और नतीजा आप सभी जानते ही हैं कि आज राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं दोस्तों। और दोस्तों प्रियंका गांधी भी अब राजनीतिक गलियारों में धीरे धीरे अपना कद पकड़ती चली जा रही हैं दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका गांधी पहले से ही एक बड़ी प्रतिभाशाली नेता मानी जाती रही है, लेकिन दोस्तों जब से सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी ने कदम रखा है तब से प्रियंका गांधी के तेवर कुछ और ही हैं दोस्तों। अब दोस्तों आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी वाड्रा के तेवर क्या क्या रंग लाएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किस तरह से भारी पड़ेंगे, अब ये तो आने वाला समय बताएगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से भाई बहन की जोड़ी लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बनी हुई है दोस्तों, आने वाले समय में ये सरदर्द और बढ़ने वाला है दोस्तों, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार लोकप्रियता गेन करती जा रही हैं दोस्तों और ये आने वाले दिनों में इसके बढ़ने के ही आसार नजर आ रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन दोस्तों एक नेता की छवि जनता के बीच में कैसी बनती है दोस्तों, ये नेता के काम ही तय करते हैं। राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव हो या हरियाणा के हो या महाराष्ट्र के दोस्तों, चुनाव हो या ना हो, राहुल गांधी पब्लिक के साथ संवाद साधना नहीं छोड़ते। जो काम देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को करना चाहिए वही काम राहुल गांधी अब करते नजर आ रहे हैं दोस्तों। वही दूसरी ओर प्रियंका गांधी लगातार संगठन में मजबूती करती हुई दिखाई देती हैं और वो भी पब्लिक के साथ जुड़ती हुई नजर आती हैं दोस्तों खैर भाई बहन की जोड़ी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना परेशानी वाला सबब बन सकते हैं दोस्तों, अब ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।